Hello, my dear friends and students. I welcomes you all my YouTube channel DO Families. I am दीपक उपाध्याय और मैं आज आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो कि क्लास 10th का चैप्टर 3 है, इसके बारे में आज हम लोग फुली डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एक्चुअली ये जो टॉपिक आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे क्योंकि अगर हम एक ही पार्ट में बनाना चाहें तो ये वीडियो बड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे। ये उस वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम क्या करेंगे, सब कुछ स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो हमने आपको पहले भी बता दिया है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो तो 1 हो, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या हो तो 1 हो। जैसे 9x + 2 = मान लीजिए 5 दिया हुआ है। इसमें देखिए वेरिएबल हमारे कितने हैं, सिर्फ एक, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और अगर वेरिएबल की संख्या इसमें यदि 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर इसी वेरिएबल की संख्या हम बढ़ा दें, 9x + 2y = मान लीजिए 7 हम लिख दें। अब देखिए यहाँ पे देयर आर 2 वेरिएबल्स हियर, फर्स्ट इज x एंड सेकेंड इज y। सो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अगर एक वेरिएबल होगा तो उसे 1 वेरिएबल कहेंगे, 2 वेरिएबल होगा तो उसे 2 वेरिएबल कहेंगे। अब ये जानने के बाद अब इसका इंग्लिश में डिफिनीशन देखिए यहाँ पे है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 वेयर a b c ये क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पर a और b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम ले लें यहाँ पे 9x + 2y = 5, ये हमारा है, देखिए ये a है, ये b है, ये c है। अब यहाँ पर a और b अगर हमारा 0 के बराबर हो जाता, बाई चांस हम पहले a को 0 करके देख लेते हैं। अगर a को मान लीजिए हम 0 ले लिए तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो 9 है आपका, अगर हम क्या करें, इसकी जगह पे हम 0 ले लिए, यानी 0x + 2y = 5। अब देखिए 0 में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म्स पूरी तरह गायब हो जाएंगे, और जब ये गायब हो जाएंगे तो बच जाएगा केवल एक टर्म्स। इसीलिए हमारा a और b क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये था बेसिक्स इस चैप्टर का, इसका डिफिनीशन था आपका। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, तो चलिए उसको भी हम पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन का मतलब भी हम अपने पिछले वाले वीडियोस में बता चुके हैं, जो कि पहले से अपलोडेड हैं। तो सॉल्यूशंस होते क्या हैं, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब ऐसा इक्वेशन दिया हो जो 2 वेरिएबल हो। जैसे मान लीजिए आपका इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन ऐसे हो, 5x - 3y = मान लीजिए 9 दिया हो, ठीक है। और x = हम क्या ले लेते हैं, x = मान लीजिए 3 ले लेते हैं, और y = हम 2 ले लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या ये इसको सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y, देखिए 2 वेरिएबल हैं तो x और y का ऐसा वैल्यू जो पुट करते ही हमारा क्या हो जाए, LHS = क्या हो जाए, RHS, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा 3 था, यानी 5 × 3 - 3 × y का वैल्यू क्या है, तो 2 है, यानी 3 × 2। 5 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 15, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमारा जो LHS है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया है। तो अगर ऐसा कोई वैल्यू, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, x का ऐसा कोई वैल्यू जिसे पुट करने पर इक्वेशन में LHS = अगर RHS हो जाता है तो उस प्रकार के वैल्यू को हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर रहा, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर ये हम जानते रहेंगे तो ग्राफ हम आसानी से ड्रॉ भी कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कितने सॉल्यूशंस बनेंगे उस इक्वेशन को आसानी से बता भी सकते हैं। तो चलिए कंसिस्टेंट क्या होता है ये जान लेते हैं। किसी भी हम लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट तभी कहेंगे जब उसकी कम से कम एक सोल्यूशन हो। कम से कम की हम बात करें, एटलीस्ट 1 सोल्यूशन। इट मीन्स उसके ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे सोल्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक। यदि उसके अगर एक सोल्यूशंस, एटलीस्ट 2 सोल्यूशन, उसके कम से कम क्या हो, 2 नहीं 1, एटलीस्ट 1 सोल्यूशन, उसके कम से कम क्या हो, एक सोल्यूशंस होने चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट किसे कहेंगे, जिसके एक भी सोल्यूशन ना हो। और ये केस कब बनता है, तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कंसिस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंसिस्टेंट का
ग्राफ कैसे बनता है या फिर कंसिस्टेंट हम किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई इक्वेशन दिया हो और वो इक्वेशन क्या हो, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, हम ग्राफ के अकॉर्डिंग पहले समझाते हैं, बाद में न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए आपका ये ग्राफ है, हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिए, हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है हमारा पहला इक्वेशन अगर मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन क्या है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है। देखिए हाँ, एक बात और देखिए बताना हम भूल गए थे, यदि आपका दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशंस का भी होना कंपलसरी है, अदरवाइज हम उनके सॉल्यूशंस को नहीं निकाल सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस का होना जरूरी है, तभी हम सॉल्यूशंस को निकाल पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस, अगर बराबर नहीं है तो इक्वेशंस को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात एकदम नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हमारे पास दो वेरिएबल हैं, देखिए एक्स और वाई हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ग्राफ आसानी से प्लॉट कर लेंगे। अगर ये हमारा पहले लाइन का इक्वेशन और ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है, और दोनों लाइनें अगर एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कट कर दिया, एक पॉइंट पे कट किया, मतलब इसकी क्या है, एक्स और वाई की एक एक सोल्यूशन है, एक यहाँ पे एक सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है, ठीक है, वन सोल्यूशन है। तो अगर एक सोल्यूशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट का केस है, ध्यान दीजिएगा, ये केस किसका है, कंसिस्टेंट का, ठीक है, समझ में आया। अब कोई जरूरी है कि एक ही सोल्यूशन उसका हो सकता है अधिक भी हो। तो चलिए, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अब एक से अधिक का मतलब क्या, तो अगर ये दो लाइनें अगर किसी एक पॉइंट को, मतलब अगर ये दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके चली जाती हैं, मतलब एक सोल्यूशन हमें मिला। अब कोई ऐसी लाइन, ठीक है, जो उसी, अगर मान लीजिए हमारे पहले इक्वेशन का हमारा ये ग्राफ प्लॉट हुआ और दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ उसी लाइन पे प्लॉट हो जाता है, उसी लाइन पे, उसी लाइन का मतलब पॉइंट साइड अगर लाइन कर गई, ठीक है, तो जब पॉइंट साइड कर जाएगी मतलब यहाँ पे इन्फिनिटली आपको बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगा, बहुत ही ज्यादा एक्स और वाई की कई सारे सोल्यूशन मिलने लगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट का केस ही कहलाता है, ये भी हमारा कंसिस्टेंट का केस कहलाता है। यहाँ पे हमारा वन सोल्यूशन और यहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा सोल्यूशन आपको मिला यहाँ पे। ये केस क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन का था, और यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन का केस है। अब केस थर्ड की बात करें, ये दो हमारा होता है कंसिस्टेंट, और तीसरे अगर केस की बात करें तो इनकंसिस्टेंट। अब जाहिर सी बात है, एक सोल्यूशन होगा या तो मोर देन वन सोल्यूशन होगा, तो एक सोल्यूशन और मोर देन वन सोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम केस 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब नो सोल्यूशन के बारे में। तो जब नो सोल्यूशन होगा उसका मतलब क्या, अगर हमारी लाइन ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नो सोल्यूशन का मतलब क्या, दोनों लाइनें आपस में कभी ना कट करें, मतलब वो दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल होगा तभी मुमकिन होगा, अगर ध्यान दीजिएगा, पैरेलल होने की क्या कंडीशन है, चलिए ये भी ध्यान दीजिए। पैरेलल, अगर मान लीजिए एक लाइन हमारा ऐसे हो, दूसरा लाइन भी एकदम, इनके बीच का डिस्टेंस करने का मतलब क्या हो, हर एक पॉइंट पे क्या हो, सेम हो, हर एक पॉइंट पे क्या हो, सेम हो। अगर दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस अगर हर एक पॉइंट पे सेम है, पहला केस है ये, तो उसे हम कहेंगे पैरेलल लाइन। या तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। दो केस बनता है, दोनों केस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन है, और यहाँ पर देखिए हमारा एकदम एग्जैक्टली क्या है, पैरेलल लाइन है। और जब पैरेलल लाइन है मतलब ये लाइनें कहीं दूसरे को कट कर ही नहीं रही है, मतलब कोई सोल्यूशन हमें मिल ही नहीं रहा है, तो वो केस 3 क्या कहलाएगा, फिर तब इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूरी जानकारी। अब इसके हम कंडीशंस को चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि वो कंडीशंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसको। अब कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट होगा तो केस 2 बनेगा। पहला केस है इंटरसेक्टिंग लाइन का। अगर मान लीजिए दो आपका लीनियर इक्वेशन दिया हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ये हो तो आपका a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 अगर होगा, इफ इट इज पॉसिबल देन इट इज यूनिक सोल्यूशन। तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। वो लाइनें क्या करेंगे, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। अब देखिए आपका 17 जो है
आपका क्या है, इज इक्वल टू के इस साइड है, तो हम करेंगे कि हमारा देखिए इस इक्वेशन में या तो हम इसको इधर ही रहने दें या तो हम इसको क्या करते हैं इधर लेकर आए, लेकिन साइन के साथ लीजिएगा चाहे किधर भी हो। तो हम करते क्या है, इसको इधर लेकर जब चले आएंगे तो -17 हो जाएगा आपका ये है। तो C1 और C2 ये C1 है आपका, ये C2 ऐसे आपका यहाँ पे मतलब भी नहीं है। तो हम करते क्या है A1 अपॉन में A2, A1 कितना है तो 2 है। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप पहले लिख लीजिएगा A1 2 है, B1 आपका 5 है, C1 आपका 17 है, -17 जब इधर आएगा तो A2 आपका 5 है, B2 आपका 3 है एंड C2 आपका कितना है तो -14। आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। उसको लिखने के बाद A1 अपॉन में A2 यानी 2 अपॉन में 5, उसके बाद फिर क्या है 5 अपॉन में 3, देखिए B1 अपॉन में B1 अपॉन में B2 यानी 5 अपॉन में 3। क्या है दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है, यानी ये क्या होगा तो इसके सिर्फ एक ही अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो x और y का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन बोलिए या फिर एक सोल्यूशन बोलिए, कोई बात नहीं, वही बात है दोनों। अगर ये कंडीशन फॉलो किया, देखिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो किया मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी इसके यूनिक सोल्यूशंस होंगे। अब केस 2 की अगर बारे में बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन, अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, तो केस 2 में हमारा कोइंसिडेंट लाइन आता है, मतलब उसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होंगे और ये कंडीशन आपका फॉलो करेगा तब A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखिए A1 आपका 4 है, इधर A2 आपका 12 है, तो A1 अपॉन में क्या है, A1 अपॉन में A2 है, तो A1 हमारा कितना है 4 है और A2 हमारा कितना है तो 12 है, यानी 4 अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2, B1 कितना है 6 है और B2 कितना है तो 18 है, यानी 6 अपॉन में 18 इज इक्वल्स टू C1 देखिए आपका इस साइड, तो जब इसको इधर करेंगे तो -7 हो जाएगा और ये क्या है आपका, ये है आपका 21, ठीक है, ये 21 है और जब इस 21 को आप इधर लेकर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब हम कटाते हैं तो 1/3 आएगा, इसको हम जब कटाते हैं तो 1/3 आएगा और इसको जब हम कटाते हैं तो माइनस खत्म, ये भी 1/3। देखिए ये कंडीशन फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया ना। तो अगर ये कंडीशन किसी लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दिया हो, अगर ये कंडीशन फॉलो कर गया तो वो लाइनें क्या होगी, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर। अगर पहली लाइन अगर ग्राफ पे प्लॉट ऐसे है तो दूसरी लाइन दूसरी के ऊपर प्लॉट होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, मतलब एक्स और वाई के जितने बहुत 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 ज्यादा सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट मतलब एक भी सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट का हम डेफिनेशन बता दिए हैं अभी। इनकंसिस्टेंट का मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं, और ये कब पॉसिबल होगा, तो पैरेलल लाइन होंगे तो। और न्यूमेरिकली देखा जाए तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 होगा, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। देखिए आपका A1 दिया है 3, A2 दिया है आपका 6, यानी 3 अपॉन में 6, फिर B1 दिया है -5 और आपका B2 दिया है -10, ये हो गया। इज नॉट इक्वल टू 11 अपॉन में 7। चलिए देखिए आपका 1/2 हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस खत्म, ये भी 1/2 हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं है 11/7। देखिए C1 अपॉन में C2 क्या है तो अलग है, डिफरेंट है, ये इन दोनों के किसी के बराबर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यही कंडीशन होगा तभी इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं। और वो लाइनें कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मतलब पैरेलल लाइन होगा। अगर उसे हम कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइनें एकदम पैरेलल होंगी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? अगर आया होगा बहुत अच्छी बात, नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा दोबारा। ठीक है, अब उसके बाद इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो एक 2 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे बिल्कुल पूछिएगा। और हम जो पिछले वाले वीडियोस में हम जो पढ़ाए थे आपको, आप उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता है, पर क्वेश्चंस करिए, आप पूछ नहीं रहे हैं, ताकि हम उस पर वीडियो अपलोड कर दें। क्वेश्चंस का केवल हम थियरी बस बता करके आपको छोड़ दिए थे। तो क्वेश्चंस पूछिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को लेकर के फिर क्या करते हैं, अगला वीडियो बना देते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, ताकि आप लोग उसे देखकर फिर से आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताना है। देखिए ये आपका के है, इस के का आपको वैल्यू बताना है जब ये यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको के का वैल्यू बताना है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले A1, B1 और C1, फिर A2, B2 और C2 नोट कर लेते हैं। तो इसका A1 हमारा क्या है, x है, सॉरी x नहीं, A1 हमारा क्या है, x का कॉफिशिएंट है, तो हम कॉफिशिएंट लेकर चलेंगे। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 1 है।
b1 हमारा क्या है, तो b1 हमारा है -2, c2 c1 क्या है, तो जब ये 3 इधर लेकर जाएंगे तो -3 हो जाएगा, यानी c1 कितना है तो -3। ठीक उसी तरह a2 हमारा है 3, b2 है कितना तो k, और c2 कितना है तो -1, ये 1 जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या रहा है, तो हमारे पास कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये आपका यूनिक सोल्यूशंस का कंसिस्टेंट के लिए यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन है। ये आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपका होना चाहिए। a1/a2, a1 कितना है तो 1 है, यानी 1/3 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, b1 कितना है तो -2 है, और b2 कितना है तो k है। इसी k का क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ऐसा वैल्यू लेकर चलना होगा जो यहाँ पे रखने पर ये दोनों आपस में कभी बराबर ना हो। ठीक है, आपको ऐसा वैल्यू लेकर चलना होगा। मतलब क्या यहाँ पे आप वैल्यू लेंगी, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए ये अगर इज इक्वल टू का साइन नहीं, इज नॉट इक्वल टू का साइन नहीं होता, अगर इक्वल टू का साइन होता तो क्या होता, तो 1/3 इज इक्वल टू -2/k होता। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम यहाँ पे k का वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या होता -6। आपको इस -6 के अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे ना चलेगा, लेकिन -6 नहीं लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप -6 ले लेंगे तो देखिए -2 में -6 माइनस कट जाएगा, और 2 1 जा 2 2 3 जा, देखिए 1/3 आ गया। यानी इस k का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो एक्सेप्ट क्या -6 के अलावा कुछ भी। ठीक है, -6 के बाद 7 ले लीजिए, -7 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, केवल -6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका हमारा क्या निकल गया, वैल्यू k का। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने k का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k का वैल्यू निकालिए इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस के लिए। तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस कब होता है, जब कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब a1/a2 मतलब a1 कितना है तो 1 है। देखिए x का कॉफिशिएंट 1 है, यानी a1/a2 कितना है तो k+1 इज इक्वल टू, सब बराबर होना चाहिए आपस में, तभी ये होगा। b1 कितना है तो b1 हमारा है k+1 और b2 कितना है तो b2 हमारा है 9 इज इक्वल टू c1 कितना है तो -5 है, और c2 कितना है, देखिए अब ये आपका इधर है 0 की, अब करिए क्या जो है इस c2 को एक तरफ ले जाइए, एक तरफ 0 कर दीजिए। जब इसको इधर आप ले जाएंगे तो माइनस बाहर ब्रैकेट में लगेगा, और 8k-1। ठीक है, ये हो गया आपका c1/c2। क्लियर। अब इसके हेल्प से करिए क्या, k का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए k का वैल्यू निकाल के पहले हम इन दोनों को लेकर चलते हैं, फिर बाद में हम इसको ले, वैसे आप किसी को भी लेकर चलेंगे ना तो k का वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा। इसको हम अगर बराबर आपस में कर लेते हैं, यानी 1/k+1 इज इक्वल टू k+1/9। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k+1 का k+1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। k+1 का होल स्क्वायर कितना होता है तो k² + 1, a+b के होल स्क्वायर पे ओपन कर रहे हैं, k² + 1 + 2k, और ये 9 इधर है तो जब इसको लेकर इधर जाएंगे तो -9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, k² + 2k, और ये +1 और -9 आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -8 आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब जब -8 और फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म को स्प्लिट करके -8k² हो जाएगा। अब इस -8 का करिएगा क्या, आप जो है एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लेने पर जो भी आए उसको अरेंज कर लीजिएगा। 4 2 जा 8 होता है, यानी k² क्या हो जाएगा, k² + 4k - 2k -8 इज इक्वल्स टू 0। आप ये मिडिल टर्म को देखिए, 4 + 4k - 2k, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो +2k आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8k² आएगा। ठीक है, अब k करिए क्या कॉमन, तो जब k कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1k, k + 4, और यहाँ से -2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर भी k + 4। अब करिए क्या, k + 4 कॉमन कर लीजिए तो k - 2 बचेगा आपका। k का वैल्यू निकल गया, k का वैल्यू का आ गया 2 और एक आ गया -4। ठीक है, k का वैल्यू निकल गया। अब k का वैल्यू जब निकल गया तो यहाँ पे पुट दोनों वैल्यू होगा आपका। k का वैल्यू एक बार 2 ले लीजिए और एक बार -4 ले लीजिएगा। तो जब हम 2 लेकर चलेंगे तो ये आपका इक्वेशन था 1/k+1, हम लिख लेते हैं 1/k+1 इज इक्वल टू k+1/9 इज इक्वल टू माइनस खत्म हो गया 5/8k-1। ठीक है, 2 लेकर चल रहे हैं तो 1/2 + 1 यानी 3 इज इक्वल टू
2 + 1 यानी 3/9 इज इक्वल टू 5/में, यहाँ पे हम जब 2 रखेंगे तो 8 2 जा 16, 16 - 1 कितना होगा, तो 16 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा, देखिए ये भी हमारा 1/3 आ गया, ये भी हमारा 1/3 आ, देखिए 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये हमारा आया। यहाँ से हमारा k का 2 वैल्यू आया है, एक वैल्यू 2 और दूसरा वैल्यू -4 आया, तो 2 को रखने पर सेटिस्फाई कर गया, लेकिन -4 को जब हम पुट करके रखेंगे ना तो आपका ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये कैसे हमें पता, तो चलिए हम अभी सिर्फ किए क्या है, सिर्फ एक इन दोनों को लेकर हमने k का वैल्यू निकाला, ठीक उसी तरह इन दोनों को लेकर के वैल्यू निकाल लेंगे, और तीसरा इसको और इसको लेकर वैल्यू निकालेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे उन सब में जो k का वैल्यू तीनों में कॉमन आएगा वही हमारा एग्जैक्टली क्या होगा, आंसर। k का मतलब वही क्या होगा, हमारा वैल्यू होगा जो आएगा आंसर में। ठीक है, तो हम एक बार करते क्या है, इसको और इसको बराबर में कर लेते हैं, यानी 1/k + 1 इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस उड़ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो गया, 5/8k - 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8k - 1 इज इक्वल टू 5k, 5 का मल्टीप्लाई हो गया है तो 5k + 5। ठीक है, 5k जब इधर आएगा तो 8k - 5k, और -1 जब इधर आएगा तो 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। जब 8k - 5k यानी हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 6, यानी k इज इक्वल टू हो गया 2। देखिए यहाँ से हमारा k का वैल्यू 2 आया, और ठीक उसी तरह जब हम इसको और इसको लेकर सॉल्व करेंगे, यानी k + 1/9 इज इक्वल टू 5/8k - 1, जब इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा k का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप, k का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, और दूसरा आएगा -23/8। देखिए k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 2 और k का वैल्यू 2 यहाँ पे। ठीक है, 3 केस बनेंगे, तीनों केस में हमने k का वैल्यू 2 निकाला, बाकी क्वाड्रेटिक जहाँ जहाँ बन रहे थे वहाँ डिफर कर रहा है, तो जो सब में सेम होगा वही k का वैल्यू हमारा क्या होगा, आंसर, फाइनली आंसर होगा। ठीक है, इसको रख करके आप जहाँ जहाँ, ये आपका इक्वेशन था, इसमें आप k का वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे रख करके चेक भी कर दिया है, तो 1/3 इधर भी 1/3 इधर भी 1/3, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आएगा, अगर ये इन्फिनेटली मैनिपुलेशंस के लिए हम k का वैल्यू निकालेंगे तो। क्लियर है, इस वीडियो के लिए इतना ही। लॉकडाउन है तो इसका फ़ायदा आप उठाइए, क्वेश्चंस करिए और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए, एक्सरसाइज करते रहिए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद।